दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 सितंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में घुसपैठियों के बसने के मुद्दे पर इन दिनों विवाद जारी है। जहां पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने इस संबंध में बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सीमांचल के इलाके में बड़ी संख्या में घुसपैठियां बसते जा रहे हैं। दलालों के जरिए बाहरी लोगों को लाकर यहाँ की जमीनें बेची जा रही है। उनकी माने तो सीमांचल में समीक्षा बैठक के दौरान उन्हें ये जानकारी मिली है। यह कार्यक्रम के दौरान मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि विदेशी पैसों का इस्तेमाल जमीन खरीदने में किया जा रहा है। इस सहारे लोग घुसपैठ कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों पटना हाई कोर्ट ने बिहार में घुसपैठियों को चिन्हित करने और फिर डिटेंशन सेंटर बनाए जाने को लेकर आदेश दिया है। जी हां, हाई कोर्ट के आदेश को लेकर बिहार सरकार ने बिहार में घुसपैठियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इधर बिहार सरकार के इस कदम पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार बैकडोर से सीएए एनआरसी लागू करना चाहती है। दोस्तों स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी कि एसएमए बीमारी से पीड़ित आयांश की हालत अचानक से बिगड़ गई है। जी हां, मंगलवार रात तेज बुखार और सांस में तकलीफ की परेशानी पर उसे उड़ैयन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ऑक्सीजन लेवल 80% पर पहुंचने से चिंता बढ़ गई है। उसे आईसीयू में भर्ती करके डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी है। बुधवार की सुबह उसे बुखार नहीं आने से राहत है। डॉक्टरों का कहना है कि आयांश की सेहत में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। एसएमए से छुटकारा के लिए आयांश को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। आयांश के इलाज को लेकर बिहार और अन्य प्रदेशों में क्राउड फंडिंग की जा रही है। हॉस्पिटल से मिली जानकारी के मुताबिक रात में मां नेहा सिंह ने आयांश को एडमिट कराया है। फीवर और ब्रेथलेसनेस की बड़ी समस्या है। आयांश जब हॉस्पिटल में पहुंचा तो उसका ऑक्सीजन का स्तर 80 के आसपास था। आपको बता दूं कि आयांश को बचाने के लिए पटना से शुरू हुई मुहिम अब पूरे देश में चल रही है। क्राउड फंडिंग से लोगों ने बड़ी धनराशि इकट्ठा कर ली है, लेकिन अभी भी इंजेक्शन के दाम के बराबर राशि नहीं जुट पाई है। जब पटना से लेकर पूरे बिहार में आयांश के लिए मुहिम चलाने वाले युवा परेशान हैं। जहां वे हर पल आयांश के हालात जानने के लिए अपडेट ले रहे हैं। दोस्तों दिन में बाइक से रेकी और रात में कार से चोरी करने निकलने वाली महिला चोर गैंग आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। जी हां, पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। इन 5 में 2 महिलाएं भी शामिल है। कटिहार के साथ साथ सीमांचल की पुलिस के लिए सिरदर्द बने लेडी थीफ यानी कि महिला चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने इस गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। दरअसल कटिहार जिले की सोमापुर थाना पुलिस ने 2 महिला के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। गिरोह की सरगना सीमा और आरती नाम की 2 महिलाएं हैं। जी हां, सीमा और आरती भाड़े के गुड़ियों को लेकर महंगे वैगनर गाड़ी में सवार होकर चोरी की घटना को अंजाम देती थी। पुलिस के अनुसार सीमा के इशारे पर कटिहार के साथ साथ सीमांचल के कई शहरों के घर के ताले और दुकान के शटर टूट चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार इस गिरोह के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने से पुलिस पिछले कई दिनों से परेशान थी। अब कटिहार पुलिस की गिरफ्त में आए साथी चोरनी सीमा और आरती के साथ उनके अन्य 3 पुरुष सहयोगी को पुलिस गिरफ्तार करके पूछताछ के माध्यम से आंकड़ा जुटाने में जुटी हुई है। दोस्तों राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग हिंदू नहीं हैं, ये सिर्फ हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि वे अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा का आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को और कहीं दुर्गा को मारते हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं बाकी विचारधाराओं के साथ कोई ना कोई समझौता कर सकता हूं, मगर आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने दावा किया है कि आरएसएस एवं भाजपा के लोग महिला शक्ति को दबा रहे हैं और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस के लोगों ने पूरे देश में डर फैला दिया है, किसान डरे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आरएसएस महिला शक्ति को दबाता है, लेकिन कांग्रेस का संगठन महिला शक्ति को समान मंच देता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नोट
नोटबंदी और जीएसटी का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने लक्ष्मी की शक्ति और दुर्गा की शक्ति पर आक्रमण किया है। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा है कि देश में आरएसएस और भाजपा की सरकार है, इनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग अलग है। जी हां, जबकि कांग्रेस की विचारधारा गांधी की विचारधारा है, गोडसे और सावरकर की विचारधारा और हमारी विचारधारा में क्या फर्क है, इसे हमें समझना होगा। हमें इनके खिलाफ प्रेम से लड़ना है, नफरत के जरिए हम नहीं लड़ सकते। राहुल गांधी ने कहा है कि पिछले 100-200 साल में किसी एक व्यक्ति ने अगर हिंदू धर्म को सबसे अच्छे तरीके से समझा और अपने व्यवहार में लाया तो वे महात्मा गांधी है। इसे हम भी मानते हैं और आरएसएस एवं भाजपा के लोग भी मानते हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसा को सबसे अच्छे तरीके से जिया। हिंदू धर्म की बुनियाद अहिंसा है। इसके बावजूद भी आरएसएस की विचारधारा द्वारा महात्मा गांधी को गोली क्यों मारी गई, इस बारे में आपको सोचना होगा। दोस्तों, यूपी में अब्बा जान के बाद अब चाचा जान की एंट्री हो गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी का चाचा जान यूपी आ गया है, यहां के किसानों को बर्बाद करेगा। उधर राकेश टिकैत के बयान पर एआईएमआईएम भी नाराज है। एआईएमआईएम ने आरोप लगाया है कि राकेश टिकैत ने बीजेपी को जिताने का काम किया है। राकेश टिकैत के चाचा जान वाले बयान पर एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार ने कहा है कि आप कितने बड़े सेक्युलर हैं, ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2017 का जो चुनाव था और 2019 का, इसमें आप बीजेपी को जिता रहे थे और उनके लिए काम कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के कंधे में बैठकर अपनी राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं। जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तो आप कहां छिपे थे? यकीन से कह रहा हूं कि 2022 में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत बीजेपी के बल्ले से खेल रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के दौरे पर किसान नेता राकेश टिकैत ने निशाना साधा है। राकेश टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का चाचा जान बताया है। बागपत में किसानों की रैली के दौरान राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी ओवैसी का सहारा लेगी, ओबीसी गाली देंगे लेकिन यूपी सरकार केस दर्ज नहीं करेंगे। राकेश टिकैत के मुताबिक ओबीसी यहां किसानों को बर्बाद करेंगे। बीजेपी और ओबीसी ए और बी टीम है। किसानों को इनकी चाल समझने की जरूरत है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने कहा है कि बीते 50 सालों में धरती का संतुलन बेहद ज्यादा बिगड़ चुका है। जी हां, यही वजह है कि रोजाना धरती के किसी न किसी कोने से छोटी या फिर बड़ी त्रासदी होने की खबर सामने आ रही है। साथ ही यूएन ने यानी कि यूनाइटेड नेशन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इंसान ने जल्द ही प्रकृति के साथ अपनी मनमानी नहीं रोकी तो फिर कुदरत के इस क्रोध को रोकना बिल्कुल असंभव हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। यह रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रकृति के साथ इस खिलवाड़ का खामियाजा अंत में इंसान को खुद ही अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। जी हां, यूएन ने कहा है कि दुनिया का एक भी कोना ऐसा नहीं है जहां बीते 50 सालों से कुदरती कहर ना बरपा हो। इस दौरान बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान भी हुआ है। लाखों लोगों को कुदरत के कहर के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी है। कहीं कहीं तो पूरा का पूरा गांव, शहर का शहर इसका शिकार हो चुका है। डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट के मुताबिक कुदरत के तांडव ने दुनिया को सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं पहुंचाया बल्कि लाखों जिंदगियों को भी ले लिया है। कुदरती आपदाओं के चलते दुनिया को रोजाना औसतन 1475 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यही नहीं, रोजाना औसतन 115 लोग इन आपदाओं में अपनी जान गंवाते हैं। रोजाना कहीं चक्रवाती तूफान तो कहीं बारिश से बाढ़ के हालात इस जान माल के नुकसान का कारण बन रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1970 से 2019 के बीच इन 50 सालों में दुनिया भर में अलग अलग रूप में 11,000 आपदाएं आई है, जिसके चलते पूरी दुनिया को 266 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही इन आपदाओं में करीब 20 लाख लोगों की जान गई है। मरने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा विकासशील देशों में दर्ज हुई है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन देशों के पास इस तबाही के दौरान इससे निपटने की तैयारी नहीं की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 1970 से 1979 के बीच आपदाओं की वजह से रोजाना 358 करोड़ का नुकसान होता था, लेकिन 2010 से 2019 के बीच आपदा की वजह से दुनिया को रोजाना 2797 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ। जब भारत को सबसे ज्यादा नुकसान चक्रवाती तूफानों से हो रहा है। जब देश के 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीधे सीधे चक्रवाती तूफानों से प्रभावित हो रहे हैं। 80 के दशक में देश में औसतन 3 चक्रवाती तूफान आते थे, लेकिन 2010 से 2019 के बीच देश में हर साल 4 चक्रवाती तूफान आए हैं। साल 2018 और 2019 में तो हालात और भी खराब रहे, जब देश ने 7 चक्रवाती तूफानों का सामना किया है।
दोस्तों, सारण छपरा से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की एम्बुलेंस से शराब बरामद किया गया है। यहां सांसद राजीव प्रताप रूडी के फंड से दिए गए एम्बुलेंस में शराब बरामद होने के बाद अब नीतीश सरकार की एक बार फिर से फजीहत हो रही है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी सांसद फंड से चलने वाले एम्बुलेंस के अंदर शराब की डिलीवरी की खबर सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में जिन लोगों ने शराबबंदी लागू किया और जिनके ऊपर इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी है, यह सवाल उनसे किया जाना चाहिए कि आखिर एक सांसद के फंड से चल रही एम्बुलेंस में शराब कैसे पाई गई। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी और कानून के दावे के बीच जो हकीकत है वे जनता देख रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार का भद्द पीठ दिया है। नीतीश कुमार पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में हैं, तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये तो नीतीश कुमार जी ही बता सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार में शराबबंदी के सारे दावे खोखले हैं। बिहार में सरकार की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि वे ना किसी को बचाते हैं और ना ही किसी को सताते हैं। दरअसल ये जुमले के सिवाय और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, बिहार के सासाराम में 4 सिपाहियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह शराब मामले में रिश्वत लेते उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए 4 सिपाहियों से नगर थाने में एसपी आशीष भारती ने पूछताछ की है। इनके ऊपर आगे एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। मामला रोहतास जिले का है। यहाँ शराब तस्कर के रूप में वसूली के मामले में एसपी आशीष भारती ने उत्पाद विभाग के 4 सिपाहियों रोजा रोड से गिरफ्तार किया है। दोस्तों, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बुरी खबर है। नीतीश सरकार के फैसले से टीईटी पास हजारों नियोजित शिक्षकों को झटका लगा है, क्योंकि ये सभी हेडमास्टर बनने की रेस से बाहर हो गए हैं। क्योंकि सरकार ने जो मापदंड तय किया है उससे बिहार के प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में अधिकांश शिक्षक छट जाएंगे। नीतीश सरकार के इस फैसले से हजारों नियोजित शिक्षकों को झटका लगा है। आपको बता दूं कि बिहार में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पहली बार साल 2011 में हुई थी, जिसका रिजल्ट साल 2012 में आया। जी हां, उस समय ट्रेंड और अनट्रेंड दोनों ही कोटि के अभ्यर्थियों के टीईटी में बैठने का प्रावधान था। यही वजह रही है कि उसमें ट्रेंड के साथ ही बड़ी संख्या में अनट्रेंड बैठे और पास हुए। दोस्तों, मध्य प्रदेश के गुंटूर जिले के कारीगरों ने लोहे के कबाड़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 फीट की प्रतिमा तैयार की है। कारीगर पिता और पुत्र है। पिता का नाम कटोरी वेंकटेश्वर राव और पुत्र रविचंद्र तेनाली कस्बे में सूर्य शिल्पशाला के नाम से एक दुकान खोले हुए हैं। पिता पुत्र की जोड़ी ने नट और वोल्ट के माध्यम से लोहे की बेकार पड़ी से प्रतिमा बना दी है। यह पिता पुत्र की जोड़ी जिले में कबाड़ से मूर्ति बनाने के लिए मशहूर है। मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर समेत कई देशों में पिता पुत्र की जोड़ी की ओर से बनाई गई प्रतिमाओं का प्रदर्शन किया जा चुका है। दोनों की जोड़ी ने नया कीर्तिमान रच डाला है। कटोरी वेंकटेश्वर राव ने कहा है कि लोहे के कबाड़ से मूर्तियां बनाने में हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। पिछले 12 सालों से 100 टन लोहे के स्क्रैप का इस्तेमाल करके कलात्मक मूर्तियां बनाई गई है। दोस्तों, देश में नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन के बीच जेडीयू भी केंद्र सरकार पर हमलावर है। केंद्र और बिहार में बीजेपी के सहयोगी जदयू ने किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। दरअसल जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि देश के किसानों में असंतोष बढ़ा है, किसानों की हालात खराब हुई है। ऐसे में किसानों के हित में किसान आयोग का गठन करना बेहद जरूरी है। केसी त्यागी के इस बयान के बाद बिहार में सियासी भूचाल आ गया है और विपक्ष बिहार की एनडीए सरकार पर हमलावर हो गया है। केसी त्यागी के इस बयान के बाद जेडीयू को कांग्रेस का साथ मिला तो फिर बीजेपी ने नसीहत दे दी। दरअसल जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को 2 टूक कहा, यानी कि मोदी सरकार को 2 टूक कहा और कहा कि पूरे देश में किसानों में असंतोष है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं, केसी त्यागी ने मोदी सरकार को सलाह भी दी है। उन्होंने आगे कहा है कि किसानों के नेता शरद पवार, प्रकाश सिंह बादल के साथ साथ नीतीश कुमार को भी किसानों के मध्यस्थता के लिए केंद्र सरकार को पहल करते हुए बातचीत के लिए अब बुलाना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में साइकिल के कई प्रकार आ चुके हैं। गियर वाली साइकिल से लेकर घरेलू और रेसर साइकिल बाजार में उपलब्ध है, मौजूद है। आपकी उम्र, लिंग और जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के साइकिल बाजार में मौजूद है। लेकिन यदि आपसे कोई कहे कि लकड़ी की साइकिल भी होती है और 50 लाख रुपए देकर भी उसे नहीं खरीदा जा सकता है, तो शायद आप चौंक जाएंगे।
ये साइकिल 100 साल पुरानी है। ये साइकिल चलाने के लिए उस समय सरकार से अनुमति भी लेनी पड़ती थी और बकायदा साइकिल का लाइसेंस भी बनता था, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन में तस्वीर देख रहे हैं। जी हाँ, ये साइकिल भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले की है। ये साइकिल देखने में अद्भुत है, दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। यह शायद पंजाब में यही एकमात्र साइकिल है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस अनोखी साइकिल को देखने के लिए देश और विदेश से लोग आते रहते हैं। इसी बीच एक विदेशी आदमी ने यह साइकिल खरीदने के लिए 50 लाख रुपए की बोली लगा दी थी, मगर साइकिल मालिक ने इसे बेचने से साफ मना कर दिया। साइकिल के मालिक सतविंदर के अनुसार यह साइकिल उनके बुजुर्गों ने पास के गांव के एक रेलवे कर्मचारी से खरीदी थी। उस समय साइकिल चलाने के लाइसेंस भी बनवाना पड़ता था और सतविंदर के ताऊ जी ने लाइसेंस भी बनवाया था। यह लाइसेंसेस आज भी उनके पास रखा है। इस साइकिल की खास बात यह है कि आज भी इसकी सवारी की जा सकती है। आज के समय में लोहे की साइकिल इतने लंबे समय तक नहीं टिकती है, लेकिन लकड़ी की साइकिल की यह मजबूती हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, जदयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने भूमि एवं राजस्व मंत्री के बिहार के सीमांचल इलाके में घुसपैठ वाले बयान पर आपत्ति दर्ज किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार में वे खुद हैं और जो सरकार में हो वे किस सरकार से डिमांड कर रहा है, ये तो फिर विचित्र विषय है। जी वे भी भूमि का मंत्रालय आपके पास ही है। जी उन्होंने कहा है कि उसका भी एक सर्वे हो जाना चाहिए कि कितनी सरकारी जमीन ऐसी है जिस पर किस समुदाय के लोग, किस धर्म के लोगों ने धार्मिक स्थल बना करके कब्जा कर रखा है। उसकी लिस्ट सार्वजनिक कर देनी चाहिए। बलियावी ने कहा कि निराधार तथ्यहीन बातें करके हमको नहीं लगता है कि कोई संजीदा और संवेदनशील व्यक्ति बयान दे रहा है। केंद्र और राज्य दोनों जगह पर एनडीए की सरकार है। एक मंत्री द्वारा इस तरह की बातें करना बेतुका है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ की बात ही नहीं है। अगर किसी के मन में, दिल में कोई किसी तरह की घुसपैठ हो तो फिर उसकी दवा भी नहीं है। आपको बता दें कि मंत्री रामसूरत राय ने कल ही कहा था कि बिहार में सीमांचल के इलाके में, यानी कि सीमांचल के इलाके के अंदर घुसपैठी बैठे हैं। उन्होंने कहा था कि घुसपैठ को लेकर बिहार सरकार सतर्क है और हम ऐसे लोगों की पहचान कर रहे हैं। जी हां, मंत्री रामसूरत राय ने यह भी कहा था कि घुसपैठ स्थानीय लोगों की मिली भगत से हो रही है। रामसूरत राय ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के सीमांचल के इलाकों में जमीन पर अवैध कब्जा जमाने की बात भी कही थी। रामसूरत राय की बात जेडीयू को नागवार गुजर रही है। दोस्तों, बिहार में पिछले 24 घंटे में नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि एनएमसीएच में 3 शिशुओं की जान चली गई। जहां बिहार में वायरल बुखार जानलेवा होता जा रहा है। एक अधिकारी के मुताबिक मंगलवार को 8 बच्चों को बाल वार्ड में भर्ती कराया गया था। यहां के ब्यौर इलाके के एक बच्चे को 12 सितंबर को भर्ती किया गया था। जब मंगलवार को उसकी जान चली गई। एनएमसीएच में 13 सितंबर को भर्ती वैशाली जिले के सराय के 2.5 माह की शिशु की भी मंगलवार को जान चली गई। 10 सितंबर को भर्ती खगड़िया जिले के एक 3 महीने के बच्चे की मंगलवार को जान गई। बिहार स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि वायरल बुखार से पीड़ित 830 बच्चे मंगलवार शाम तक राज्य भर के विभिन्न निजी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में गए। उनमें से 113 बच्चों के वार्ड में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि बिहार के अलग अलग जिलों में अब तक करीब 40 बच्चों की जान जा चुकी है। यहाँ सबसे अधिक प्रभावित जिले गोपालगंज, पटना, वैशाली, सीवान, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीवान, शिवहर आदि जिला शामिल है। दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। जहां राशन कार्ड एक बेहद जरूरी कागजात है जिसे आप सरकार की तरफ से फ्री में राशन ले सकते हैं। लेकिन अगर इस कार्ड पर आपका मोबाइल नंबर गलत डाला है या फिर नंबर बदल गया है और कार्ड अपडेट नहीं हुआ है तो फिर आपके लिए परेशानी हो सकती है। इसलिए आप बिना देर किए फटाफट अपना राशन कार्ड पर मोबाइल नंबर अपडेट करा लें, यानी कि लिंक करा लें। राशन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराना बहुत आसान है। आप इसे घर बैठे ही बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दरअसल अगर आपके राशन कार्ड में पुराना मोबाइल नंबर डला होगा तो फिर आपको राशन कार्ड से जुड़े अपडेट नहीं मिल पाएंगे। विभाग की तरफ से आए दिन कई जरूरी अपडेट मैसेज के जरिए कार्ड धारकों तक भेजते हैं। दोस्तों, बिहार में छठ का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके कारण छठ के पर्व पर बहुत से लोग बिहार आते हैं, जिससे ट्रेनों में टिकटों की मारामारी होती है। अभी से लोग छठ पर बिहार आने के लिए ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हैं। अगर आप इस बार छठ पर पटना आना चाहते हैं तो फिर ऑनलाइन के द्वारा फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आप अभी फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं तो फिर करीब करीब ट्रेन के दामों पर टिकट मिल जाएगा। दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, रांची आदि शहरों से पटना के लिए सीधी फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। इस रूट पर कई एयरलाइंस फ्लाइट टिकट उपलब्ध करा रही है। आप अपनी सुविधा के अनुसार टिकट लें।
दोस्तों, मोदी सरकार कोरोना के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों के मासिक वजीफे को 2000 से बढ़ाकर 4000 रुपए करने की योजना बना रही है। जी, सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि इस संबंध में एक प्रस्ताव अगले कुछ हफ्तों में मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जा सकता है। जी, अधिकारी ने बताया है कि मासिक वजीफे को 2000 से 4000 रुपए करने का प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया है। सरकार ने मई में ऐलान किया था कि कोरोना के चलते जिन बच्चों ने अपने माता पिता और अभिभावक को खो दिया है उन्हें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के तहत मदद दी जाएगी। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत अब तक कुल 3250 आवेदन मिले हैं। दोस्तों, किसान आंदोलन को अमली जामा पहनाने के लिए हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता नई रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। किसान मोर्चा के नेता देश के किसान संगठनों को एकत्रित करके केरल कर्नाटक से दौरा करते हुए रालेगन सिद्धि पहुंचे। किसान नेता विकल्प चार ने कहा कि पूरे भारत से सैकड़ों से भी ज्यादा तादाद में किसान संगठन अन्ना हजारे से किसान आंदोलन और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर रालेगांव सिद्धि में मुलाकात करने पहुंचे। किसान आंदोलन को लेकर अन्ना हजारे ने कहा कि हमने साल 2018 के अंदर देश के काफी किसान संगठनों को आमंत्रित करके 17 मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया था। इसमें मुख्य मांग केंद्र की कृषि मूल्य आयोग हटा दिया जाए, जिससे किसान को सही मूल्य मिल पाएगा। अफसोस की बात है कि किसान संगठनों की तरफ से हमारी उम्मीद से कम सहयोग मिला, जिसकी वजह से सरकार के पास भेजी गई किसानों की मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई। जी हां, अन्ना हजारे ने कहा कि अगर हमारे द्वारा उठाई गई 17 मांगे पूरी हो जाती तो आज देश के किसानों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। मौजूदा किसान आंदोलन में किसान की दशा पर दुख जाहिर करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि आज मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी आंदोलन किए वे हमेशा सफल हुए हैं। अन्ना हजारे ने सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर काफी गंभीर और बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जनतंत्र देश की सबसे बड़ी ताकत है। अगर जनतंत्र मजबूती के साथ एकजुट होकर खड़ा हो जाता है तो जनतंत्र के सामने राजनीतिक पार्टियों को नतमस्तक होने में देर नहीं लगेगी। अन्ना हजारे ने कहा है कि पूरे देश के अंदर ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां किसान ना हो। अगर देश का किसान एकजुट होकर खड़ा हो गया तो मोदी सरकार को घुटनों के बल आने में वक्त नहीं लगेगा। आज राजनीतिक पार्टियों के नेता जीवन के असली मूल मंत्र को भूलकर जनतंत्र का दुरुपयोग करके पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे कमाने में मशगूल हो गए हैं। इन सब की वजह से आम जनता और देश के किसान की अनदेखी की जा रही है। दोस्तों, बिहार में विजिलेंस की टीम ने रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के एक इंजीनियर के घर पर छापा मारा। इंजीनियर के घर से 15 लाख रुपए से ज्यादा कैश और बड़ी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। इसके अलावा इंजीनियर के अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। विजिलेंस के एक अधिकारी ने कहा है कि पटना सिटी रोड डिवीजन गुलजार बाग रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर तैनात कौनतेय कुमार के खिलाफ आय से अधिक मामले में मामला दर्ज कराया गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कौनतेय कुमार पर विजिलेंस की नजर लंबे समय से थी, यानी कि पहले से ही थी। सबूत जुटाने के बाद टीम ने इंजीनियर के पटना के गोसाई टोला में स्थित नित्यानंद अपार्टमेंट में फ्लैट में तलाशी ली। एक अधिकारी ने बताया है कि टीम अब तक करीब 15,50,000 रुपए कैश, सोने और चांदी के आभूषण जिनकी कीमत 33 लाख से अधिक आंकी जा रही है। इसके अलावा बैंकों के 8 से ज्यादा खाते और चल अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आय के स्रोत से, यानी कि आय से 1,76,00,000 रुपए से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में इंजीनियर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले अभी कुछ महीने बाकी हो, लेकिन नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। जहां भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हापुड़ में एक रैली के दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का चाचा जान कह दिया। जहां राकेश टिकैत ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा के चाचा जान आ गए हैं। वे यदि भाजपा को गाली भी देते हैं तो फिर उन पर केस दर्ज नहीं होता है, क्योंकि वे दोनों एक ही टीम है। उससे पहले पटना में ओवैसी ने कल कहा था कि क्या मुसलमान राजद सपा का गुलाम है जो उन्हीं को वोट देता रहेगा। राकेश टिकैत से पहले कई पार्टियां ओवैसी पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगा चुकी है। ओवैसी के एजेंडे पर सवाल उठाने वालों में सबसे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी थे। कांग्रेस के बाद आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी तक ने उन पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप मरा है। अधीर रंजन चौधरी ने बिहार चुनाव के बाद कहा था कि बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को इस्तेमाल करने की भाजपा की रणनीति एक हद तक सफल रही। यही आरोप यूपी विधानसभा
विधानसभा चुनाव को लेकर भी ओबीसी पर लग रहे हैं। माना जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ओबीसी यूपी के चुनावी मैदान में उतरे हैं। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि निश्चित तौर पर ओबीसी यूपी चुनाव केवल भाजपा के इशारों पर लड़ रहे हैं। उन्होंने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है और वे हमेशा ऐसा करते हैं। चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो या फिर बिहार का, यह साफ है कि भाजपा के साथ पूरी तरीके से उनकी सांठगांठ है। वे दिखाने के लिए ऊपरी तौर पर भाजपा के साथ विरोध दिखाते हैं, लेकिन वे है भाजपा की बी टीम। उन पर निरंतर ये आरोप लगते रहे हैं कि वे केवल भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए ही अपने उम्मीदवार उतारते हैं और ये आरोप उन पर बिना वजह नहीं लगते हैं। वे जहां जहां चुनाव लड़ते हैं भाजपा को वहां वहां फायदा होता है। समाजवादी प्रवक्ता आईपी सिंह ने बताया है कि यह साफ है कि भाजपा ओबीसी की पार्टी को परिचय देती है। बिहार में आरजेडी को रोकने के लिए भाजपा के प्लान के हिसाब से वहां चुनाव लड़े और अब यूपी आ गए हैं। ओवैसी दक्षिण भारत के अन्य राज्य में चुनाव लड़ने नहीं जाते, वे केवल तेलंगाना तक सीमित है। नोटबंदी के दौरान उनके बैंक में करोड़ों रुपए जमा हुए, लेकिन ना तो ईडी ने पूछा और ना ही सीबीआई। 2014 से पहले ओबीसी को कौन जानता था? इनका उदय ही केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद हुआ है। दोस्तों, बिहार में जल्द ही खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है। इस संदर्भ में बिहार के कला संस्कृति और युवा मामलों के मंत्री आलोक रंजन झा ने बिहार उद्योग संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जानकारी देते हुए बताया है कि सरकार 2022 के अप्रैल तक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। आपको बता दें कि बिहार देश का छठा ऐसा राज्य है जहां खेल विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहा है। आलोक रंजन झा ने बताया है कि बिहार सरकार क्रिकेट समेत सभी तरह के खेलों को बढ़ावा देने के लिए 2022 के अप्रैल तक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया है कि खेल विश्वविद्यालय के अतिरिक्त पटना में स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और बिहार के अन्य स्टेडियमों को और बेहतर सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि खेल को बढ़ावा मिल सके और बिहार के युवा इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सके। दोस्तों, बिहार में कांग्रेस की कमान किसके हाथों में होगी, इसे लेकर संयम की स्थिति बनी हुई है। जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पार्टी में चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस पद के लिए पहले राजेश राम के नाम पर मोहर लग जाने की बात थी, पर आला कमान के वीटो लगा देने के बाद अब मीरा कुमार को अध्यक्ष बनाने की चर्चा शुरू हो गई है। जहां मीरा कुमार के कद और अनुभव को देखते हुए उन्हें बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की चर्चा है। बिहार के प्रभारी भक्त चरण दास ने किसी दलित नेता को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के तहत राजेश राम का नाम फाइनल किया था। जहां पर अकेले नाम और सीनियर नेताओं के विरोध के बाद पार्टी आला कमान ने इस पर रोक लगा दी है। अब किसी अन्य दलित नेता की बात कही जा रही है, जिसमें सबसे वरिष्ठ नेता मीरा कुमार को कुर्सी देने की चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मीरा कुमार का नाम सुझाया है, जिस पर किसी को नाराजगी नहीं है। मीरा कुमार बिहार के साथ साथ देश की राजनीति में बड़ा और सशक्त चेहरा है, जो केंद्र की यूपीए 2 सरकार में लोकसभा की पहली महिला स्पीकर बनी थी। मीरा कुमार सासाराम से सांसद रह चुकी है। मीरा कुमार को मृदुभाषी माना जाता है। वे लोगों को साथ लेकर चलने वालों में विश्वास रखती है। जहां कांग्रेस पार्टी के अंदर मीरा कुमार को लेकर चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर एक दूसरे पर छिटाकांसी का दौर जारी है। जहां सहलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। वे कल मुनारी में प्रजापति और पाल समाज के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। जहां ओपी राजभर ने इस दौरान मंच से कहा कि अगर बीजेपी नेता वोट की बात करे तो चाय पानी पिलाकर कहिए राम नाम सत्य है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान ओपी राजभर ने मुख्तार अंसारी को माफिया नहीं कहा है और कहा है कि जो भी आए उसका मोर्चे में स्वागत है। जी हां, आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर प्रदेश में घूम घूम कर बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं मुख्तार अंसारी के प्रति उनका रुख कुछ और ही संकेत दे रहा है। आपको बता दें कि बसपा ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देने की घोषणा की है। बसपा के इस ऐलान के बाद मुख्तार अंसारी की राजनीतिक किस्मत ने करवट ली है। एआईएमआईएम ने मुख्तार अंसारी को चुनावी टिकट की पेशकश की और फिर कहा कि अगर वे किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो वे उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह राजद प्रदेश कार्यालय में प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार को भी निशाने पर लिया। बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा जदयू ने चुनाव के समय 19 लाख नौकरी देने का वादा किया था, जो पूरा नहीं किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एम्बुलेंस मामले पर यदि हम कुछ बोलेंगे तो कहा जाएगा कि मुद्दा भटकाया जा रहा है। हम तो पहले ही कह चुके हैं कि बिहार में शराबबंदी फेल है और कानून व्यवस्था
फेल है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने जूनियर इंजीनियरों की मांग को लेकर कहा है कि हम इनकी मांगों पर सरकार से सवाल करेंगे। आपको बता दें कि जूनियर इंजीनियर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने प्रदर्शन कर रहे जूनियर इंजीनियरों से मुलाकात भी की है। उन्होंने इन लोगों को आश्वासन भी दिया है कि हम सरकार को पत्र लिखेंगे और शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को भी उठाएंगे। दोस्तों, अब ऐसा माना जाने लगा है कि बिहार में परंपरागत खेती से ज्यादा मुनाफा नहीं कमाया जा सकता है। जहां ऐसे में किसान जहां गैर परंपरागत खेती की ओर ध्यान दे रहा है, तो वही सरकार भी इसमें उनकी मदद कर रही है। जहां इसी के तहत सरकार देश में मोती की खेती को बढ़ावा दे रही है। जहां खास बात तो यह भी है कि किसान भी इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। जहां बिहार में मोती की खेती को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक और बड़े मोती उत्पादक किसान इच्छुक किसानों को प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रही है। मोती की खेती अक्सर बड़े बड़े तालाब, झीलों और डैम में की जाती है, लेकिन अगर आप नई तकनीक और प्रोफेशनल तरीके से मोती की खेती करते हैं तो फिर छोटे टैंक से शुरू की जा सकती है। दोस्तों, बिहार में पुलिस और प्रशासन का डर लोगों से समाप्त होते जा रहा है। यही वजह है कि चोर उच्चकों का बोलबाला कायम हो गया है। जब चोर सामान्य लोगों के अलावा अब वीआईपी लोगों के घर में भी हाथ साफ करने लगे हैं। जब बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के दरभंगा में लक्ष्मी नगर में स्थित आवास से मंगलवार की रात चोरों ने करीब 10 लाख रुपए के जेवर और नगद की चोरी कर ली है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के मकान में रह रहे किराएदार शंभू झा के घर में यह चोरी हुई है। दरअसल किराएदार घर में ताला बंद करके अपने चाचा के द्वारका कर्म में शामिल होने गए थे, जहां गांव गए थे। इस दौरान रात में सुनसान घर में चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया। दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिले में वायरल फीवर का कहर अभी भी बरकरार है। वहीं भागलपुर जिले में इसका असर मायागंज अस्पताल की व्यवस्था पर भी पड़ा है। हालात यह है कि अब वायरल फीवर से यानी कि वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों को बेड नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में एक ही बेड पर 3-3 बच्चों को भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है। ऐसे में अस्पताल की व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह शाम तक इमरजेंसी की शिशु वार्ड में वायरल फीवर के साथ और मेडिसिन विभाग में 6 मरीज भर्ती हुए। दरअसल बीते 2 हफ्ते से लगातार वायरल फीवर से बच्चे और बड़े पीड़ित हो रहे हैं। अभी भी इनकी संख्या में कमी नहीं आई है। जहां इसके बावजूद भी बेड बढ़ाने के सवाल पर अस्पताल प्रशासन लाचार और विवश बना हुआ है, जबकि अस्पताल में 700 से ज्यादा बेड पड़े हुए हैं। दोस्तों, बिहार एनडीए में इन दिनों जबरदस्त खींचतान देखने को मिल रहा है। कभी बीजेपी के नेता जदयू पर निशाना साधते हैं तो कभी जेडीयू के विधायक और सांसद बीजेपी को आईना दिखाने लगते हैं। जो ताजा मामला जेडीयू सांसद गिरधारी यादव से जुड़ा हुआ है। गिरधारी यादव बांका से जेडीयू के विधायक हैं और उन्होंने बीजेपी को इस बार दम भर करके कोसा है। यह जेडीयू सांसद ने कहा है कि बीजेपी की दिलचस्पी बिहार के विकास में नहीं है। एक स्थानीय मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में गिरधारी यादव ने कहा है कि बीजेपी की दिलचस्पी केवल बिहार में वोट लेने को लेकर रहती है, न कि विकास को लेकर। यह गिरधारी यादव से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में बैठे सहयोगी दल बीजेपी की दिलचस्पी बिहार के विकास को लेकर नहीं दिखती है। यह जेडीयू सांसद ने कहा है कि बिहार की जनता ने एनडीए को 39 सांसद दी हैं। इसके बावजूद पटना से दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन तक की शुरुआत इन 7 सालों में नहीं हो पाई। यह पटना से दिल्ली के रूट पर रेल यात्रियों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी ने केंद्र में सत्ता रहते हुए बिहार के लिए एक नई ट्रेन तक नहीं दी है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।